हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में कंट्रोलिंग सेंटर होता है। इसके अंदर ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के बेसिस पे ही हम सेल्स को क्लासिफाई करते हैं, लाइक प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। सो इफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज देयर, द सेल इज कॉल्ड एज अ यूकैरियोटिक सेल। सो जनरली यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, पर कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में जैसे मेच्योर आरबीसी में या सीव ट्यूब्स में हमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है। मेच्योर अर्ली आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, पर जैसे आरबीसी मेच्योर होते हैं उसमें से न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो कुछ सेल्स ऐसी है जिसमें कि हमको, या प्लेटलेट्स भी होती है जिसमें कि हमको न्यूक्लियस नहीं मिलता है। बहुत सारी सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है तो उसको हम कहते हैं यूनि न्यूक्लिएट। अगर दो न्यूक्लियस होता है तो उसको हम कहते हैं बाई न्यूक्लिएट। सो बाई न्यूक्लिएट का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ज़्यादातर जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, एवरीडे फंक्शन जैसे फीडिंग, वेस्ट डिस्पोजल, इसके लिए। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, जैसे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। बहुत सारी सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर मतलब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस। अब इसको हम दो तरीके से टर्म्स इसके लिए यूज होते हैं। अगर किसी सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो हम कहते हैं सिनोसिटिक सेल है, या हम इसको कहते हैं सिंसीशियल सेल है। सो सिनोसिटिक कब कहते हैं? सिनोसिटिक हम जनरली फंजाई के लिए यूज करते हैं अगर मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है तो सिनोसिटिक, या प्लांट्स के लिए हम सिनोसिटिक कहते हैं, या प्रोटिस्ट्स के लिए हम सिनोसिटिक कहते हैं। अगर मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर एनिमल्स में है तो उस सेल को हम कहते हैं सिंसीशियल सेल। सो दोनों ही टर्म मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स के लिए होते हैं। सिंसीशियल सेल का एग्जाम्पल हो सकता है स्केलेटल मसल फाइबर। अब पोजीशन के हिसाब से भी, या जनरली जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। जैसे प्लांट सेल्स में हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग फीचर ही यही होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। सॉरी, एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल में द न्यूक्लियस इज शिफ्टेड अ लिटिल टुवर्ड्स द पेरिफेरी, तो वो सेंटर में नहीं होता, उसको हम कहते हैं एक्सेंट्रिक। सो प्लांट्स में। और कुछ में बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल पोजीशन पे है। तो या तो सेंटर में हो सकता है जिसको हम कहेंगे सेंट्रिक, या लाइक प्लांट्स टुवर्ड्स लिटिल टुवर्ड्स द पेरिफेरी, तो एसेंट्रिक द पेरिफेरी होता है। और कई बार पेरिफेरल भी होता है। अगर शेप के हिसाब से देखें तो जनरली न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, कई बार ओवल हो सकता है। डब्ल्यूबीसीज में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस लोब्ड भी होता है, तो बाई लोब्ड हो सकता है, ट्राई लोब्ड हो सकता है, या मल्टी लोब स्ट्रक्चर भी हो सकता है। सो लोब्ड डब्ल्यूबीसी में मल्टी लोब स्ट्रक्चर जो है वो न्यूट्रोफिल्स में होता है, बाई लोब स्ट्रक्चर एसिडोफिल्स में होता है। तो इस हिसाब से न्यूक्लियस के जनरली डिफरेंट तरह के शेप्स हो सकते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पर ये दोनों मेम्ब्रेन्स कंटिन्यूअस नहीं होती हैं, इनके बीच में गैप होता है। इस गैप को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये न्यूक्लियर पोर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में कनेक्ट बनाए रखता है। सो दो मेम्ब्रेन्स हो गई जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली जो है वो इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बहुत जगह हमको ऐसा दिखेगा कि ये जो ये मेम्ब्रेन है ये ऐसे एक्सटेंड कर रही है, और इसी के एक्सटेंशन से हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी मिलती है। सो आउटर मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स होते हैं और इनके एक्सटेंशन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो अंदर सब्सटेंस होगा फ्लूइड उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म।
और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमैटिन, और यही क्रोमैटिन कंडेंस होके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। इसके अलावा न्यूक्लियस में हमको एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर भी दिखता है, और जब जब ऐसे देखें तो हमको लगता है कि ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, पर ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और जनरली एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस होता है, पर कई सारे सेल्स में, जैसे जीनोपस है, उसकी एक सेल में, एक न्यूक्लियस के अंदर 1000 न्यूक्लियोलस भी हो सकता है, पर जनरली हम एक न्यूक्लियोलस देखते हैं। और ये न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस पार्ट है। ऐसे देखने में आपको लग रहा है कि डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर, डेंसली पैक्ड पार्ट जो है उसमें मेम्ब्रेन है, पर ये मेम्ब्रेन लेस पार्ट है। ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, और ये न्यूक्लियर पोर का डायमीटर ऑलमोस्ट 800 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का कनेक्शन बना रहता है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो एक कोलॉइडल सब्सटेंस है, और इस कोलॉइडल सब्सटेंस में हमको एंजाइम्स मिलते हैं, काफ़ी एंजाइम रिच है। क्यों एंजाइम रिच है? क्योंकि रेप्लिकेशन हो रहा है, तो रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स है जैसे डीएनए पॉलीमरेज वो रहेगा, आरएनए सिंथेसिस के लिए आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है। तो बहुत सारे एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए आयंस भी होते हैं, जैसे डाइवेलेंट मैग्नीशियम, मैग्नीज आयंस होंगे। इसके अलावा यहाँ पे एमआरएनए बन रहा है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में एमआरएनए, ट्रांसफर्स आरएनए और आरआरएनए भी मिलता है। न्यूक्लियोप्लाज्म स्लाइटली अल्कलाइन होता है, विच इज लाइक 7.4 ऑलमोस्ट इसका पीएच होता है। सो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ट्रांसपेरेंट होता है, एंजाइम रिच, एक्टिवेटर, डाइवेलेंट आयंस होते हैं, उसके साथ आरएनए होता है और स्लाइटली अल्कलाइन होता है। जो न्यूक्लियोलस है, ये जो न्यूक्लियोलस है, ये इसको डिस्कवर किया था फोंटाना ने, और इसका नाम दिया था बोमन ने। So the term nucleolus was given by Bowman and was discovered by Fontana. ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से एसोसिएटेड होता है, NOR से एसोसिएटेड होता है। NOR क्या होता है? क्रोमोसोम्स में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस के बाद वाला जो सैटेलाइट एरिया होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। और ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन से ही हमारा न्यूक्लियोलस कनेक्टेड रहता है। न्यूक्लियोलस इज अ स्ट्रक्चर विदाउट मेम्ब्रेन। और अगर हम इसको बहुत इलाबरेट करके देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है न्यूक्लियोलस का। ऐसा देख के आपको लग रहा होगा कि ये मेम्ब्रेन्स हैं, पर ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन फाइबर ऐसे जुड़ के एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। तो ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन्स होती है, ये वो नहीं है, ये न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन फाइबर्स है। और इसके अंदर हमको आरएनए ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस का काम होता है सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, और आरआरएनए से ही राइबोसोम्स भी बनते हैं। तो राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरआरएनए। सो न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आरआरएनए एंड राइबोसोम्स। So, इसका फंक्शन है आरएनए सिंथेसिस, आरआरएनए सिंथेसिस। So, उसकी पेरिफेरी जो है वो न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन फाइबर की बनी होती है, और ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से कनेक्टेड होते हैं। अंदर की तरफ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, किस चीज के ग्रैन्यूल्स हैं? ये आरआरएनए के ग्रैन्यूल्स हैं। तो ऐसा लगता है देख के कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बट न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेन डायनेमिक बॉडी। और ये कब अपीयर होता है? लेट प्रोफेज में ये डिसअपियर हो जाएगा, और फिर कब रीअपियर होगा? ये टीलोफेज में रीअपियर होगा। तो सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन क्रोमोसोम का वो पार्ट होता है जो न्यूक्लियोलस बनाता है। स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म का हमने देखा और न्यूक्लियोलस का देखा। अब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखेंगे।
सो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमने देखा कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसी के ऊपर हमें राइबोसोम्स भी मिलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी राइबोसोम्स होते हैं और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो उसका एक्सटेंशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनाती है। इनर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ प्रोटीन रिच रीजन होता है, मतलब डेंस प्रोटीन रीजन होता है। इसको हम कहते हैं फाइब्रिलर मेम्ब्रेन, और ये सपोर्ट करती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस को। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये फिब्रिलर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन रिच डेंस प्रोटीन का रीजन होती है जो इनर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती है। सेंटर में हमें ये न्यूक्लियर पोर दिखता है। इस न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो इसमें एक ऐसे मान के चलते हैं कि ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, और इस पूरे को हम कहते हैं एन्युलस, और इस एन्युलस के ऊपर हमको यहाँ पे ऐसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स भी दिखते हैं, और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स रिसेप्टर का काम करते हैं। ये साइटोप्लाज्म की तरफ का है, साइटोप्लाज्म, और दूसरा तरफ जो है वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है। सो इस पे साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट होते हैं जो कि रिसेप्टर्स का काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं उनको हम कहते हैं, जो होते हैं वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। ये जो न्यूक्लियर पोर है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, सब मिल के बनाते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स सिलिंड्रिकल है और ऑक्टागोनल है। और ऑक्टागोनल क्यों है? क्योंकि इसमें ऐसे 8 वर्टिकल फाइबर्स, इसकी वॉल जो होती है वो ये 8 वर्टिकल फाइबर से बनी होती है, और इन 8 वर्टिकल फाइबर वॉल बनाते हैं, और इसके बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कनाल। तो आप समझिए कि 8 जो ये ऑक्टागोनल क्यों है, क्योंकि 8 स्ट्रैंड्स वॉल बनाते हैं और उसके अंदर एक चैनल होता है। इस चैनल को हम कहते हैं सेंट्रल कनाल, और ये जो सेंट्रल कनाल है इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 500 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये बहुत डिफरेंट तरह के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोरिड्स। अंदर की तरफ जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक बास्केट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके साथ ही ल्यूमिनल रिंग होती है, कुछ सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं, जैसे बॉल बेयरिंग नहीं होती है, लगी होती है, उसको घूमने में मदद करती है। सो ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनको हम कहते हैं ल्यूमिनल रिंग। और इस पूरे में बाहर की तरफ साइटोप्लाज्मिक रिंग होती है और अंदर की तरफ न्यूक्लियर रिंग होती है। ये पोर कॉम्प्लेक्स जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और अभी भी इसका बहुत सारा काम हमें नहीं पता है। जो हमें पता है कि इसके बीच में एक सर्टेन रीजन होता है जिसको हम कहते हैं एफ जे रिच रीजन। ये रीजन फिनाइल एलानीन रिच रीजन होता है जिससे कि चीजें अंदर जाती हैं, और ये बहुत स्पेसिफिक है। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें, और अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर पोर दोनों मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता है। मतलब अगर न्यूक्लियर पोर है तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऐसे, और ये बहुत सिलेक्टिव चीजों को अंदर ले जाता है। हम इसका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये न्यूक्लियर पोर है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पूरा स्पैम करता है, अक्रॉस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और ये है उसका स्ट्रक्चर। तो इसी के साथ हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया।